नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज डॉली शर्मा, योन केमिस्ट्री मैम, एंड आज का हमारा टारगेट है कि हमें पीवाईक्यूज डिस्कस करने हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के। याद है? याद है? चलो पढ़कर आयो, रिवाइज करके आयो। बिल्कुल बेटा, राधे राधे। आई एम गुड बेटा, नाउ आई एम एब्सोल्युटली फाइन। अभी मेरा कोल्ड भी कवर अप हो गया थोड़ा सा, वॉइस लो आ रही है नहीं बेटा, वॉइस ठीक है, पहले से बेटर हूं बेटा, पहले से बेटर हूं। थैंक यू फॉर आस्किंग। मेरी तरफ से भी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, सभी को एक साथ बोला है मैंने, आदाब आदाब। चलो स्टार्ट करें आज की क्लास, स्टार्ट करें आज की क्लास। यस, रिवाइज करके आए हो बेटा। कल मैंने कहा था कि आज हमारा लाइव सेशन होगा, पीवाईक्यूज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे एज यूजुअल। मैंने जो बताया था कि ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पीवाईक्यूज भी बहुत सारे डिस्कस करेंगे। तो आज के साथ साथ आज का रिस्पॉन्ड अगर आपका बहुत अच्छा रहा तो हम एक और पीवाईक्यू सेशन लेंगे इसी चैप्टर का। दैट मीन्स आज जितने क्वेश्चन डिस्कस हो गए, कल हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा फॉर विशिंग मी हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द मदर्स, टू ऑल द सिस्टर्स, टू ऑल द डॉटर्स। हैप्पी वुमेन्स डे बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। रिवाइज करके आए हो, पहले जल्दी से बता दो यार। चैप्टर बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और बहुत मजा आने वाला है अभी इसके पीवाईक्यू डिस्कस करने में। स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का सेशन रिस्पॉन्ड आपका कैसा रहता है वहां पर हम डिसाइड करेंगे कि कल भी हम पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे या नहीं, ठीक है। मेरी कोशिश ये है कि मैं 2 सेशन में करूं, क्योंकि 1-2 चीज मैंने होमवर्क दी थी, वो होमवर्क भी मैं लास्ट में डिस्कस करूंगी या कल डिस्कस करूंगी। आज की क्लास शुरुआत से ही हम पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1 बेटा, पीवाईक्यू में आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, आपको सॉल्व करना है खुद से, अपना आंसर निकालना है। करेक्ट आंसर आए +4 देना है, गलत हो जाए -1 कर देना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, टू ऑल द ग्रैंड मदर्स ऑल्सो बेटा, हैप्पी वुमेन्स डे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मैं हर क्वेश्चन को बेटा टाइम लेके ही एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि इन केस किसी का कोई कंसेप्ट वीक रह गया हो वो फिर से क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। तो वो बच्चे जो कंप्लेन करते हैं कि मैम थोड़ा स्पीड में कराओ, बहुत स्लो जा रहा है, बेटा ये एक ही टाइम होता है जब मैं इंटरेक्ट करके जान पाती हूँ कहाँ बच्चे लैग कर रहे हैं, तो मुझे टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, क्लास खत्म होने के बाद, अभी लाइव चैट में कोई अपने मार्क्स नहीं बताएगा, क्लास खत्म होने के बाद आप आज हमने जितने क्वेश्चन डिस्कस किए, अगर आपके सिर्फ 3 क्वेश्चन या 3 से कम क्वेश्चन गलत हुए हैं तो अपने मार्क्स लिखने के साथ साथ एक्सीलेंट देना है अपने आप को, ठीक है। हाँ, लक्ष्मी प्रजापति बोल रहे मैम पोल करवाइए, बेटा मैं बिल्कुल पोल करवाऊंगी, लेकिन आप सोचो मैं पोल क्रिएट करूंगी, हमें आज डिस्कस ही क्वेश्चंस करने हैं। पोल इज गुड फॉर अस कि अगर हमें क्लास में 5-10 क्वेश्चन करने हो, लेकिन हमें मैक्सिमम क्वेश्चन जितने कवर हो जाएं, क्योंकि मैंने यहां पर आज आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आई हूं पीवाईक्यूज में। स्टार्ट करें बेटा आज का सेशन, स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच एमन खान बेटा, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, टेक योर टाइम, स्टार्ट बेटा। पहला क्वेश्चन है, the CFSE, that means crystal field stabilization energy for COCl6-4 is 18,000 centimeter inverse. The CFSE for COCl4 will be, इसकी हमसे CFSE पूछी है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है बेटा, पहले तो हमें इसकी ज्योमेट्री पता हो, जब तक हमें इसकी ज्योमेट्री पता नहीं है हम CFSE कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब CFSE और सेंटीमीटर इनवर्स में दे रखी है, हमें दे रखी है CFSE COCl6-4 की, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, चाहे इसका कोई भी हाइब्रिडाइजेशन हो, लेकिन हमें पता है कि इसकी ज्योमेट्री क्या है बेटा, इसकी ज्योमेट्री क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल। क्लियर? इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है।
साथ के साथ बेटा ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है CuCl4 2 माइनस, इस कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूं तो जल्दी से हम इसकी ज्योमेट्री निकाल लेते हैं। इसकी ज्योमेट्री निकाल लेंगे तो रिलेशन यूज करते हुए पुट कर देंगे। वेरी गुड बेटा। अब यहाँ पे क्या करना था, हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया, +2 आ गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d7 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 3d7 पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि वीक लिगेंड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा आपके पास। अब हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा तो उसके बाद इसकी ज्योमेट्री आ जाएगी, ज्योमेट्री आ जाएगी तो उसके बेसिस पर आप क्या निकाल सकते हो, इसकी CFSE। तो क्या रिलेशन था बेटा, दैट CFSE फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बराबर, रिलेशन लिखो बेटा, ऑप्शन आंसर नहीं बताना है मुझे। यस, डेल SP बराबर 4/9 del O, that is equals to 4/9 into CFSE of octahedral complex 18,000, 9 2 18, कितना आ गया बेटा, 8,000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की एप्लीकेशंस में ये पॉइंट लिखे थे। क्लियर? तो यहां से आंसर आ गया बेटा करेक्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से देखेंगे बेटा। What is the correct electronic configuration of the central atom in K4Fe(CN6) based on crystal field theory? हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी है, हमने उसका कंसेप्ट समझा, स्प्लिटिंग डायग्राम समझा, उसके बाद स्प्लिटिंग इक्वेशन उसकी एप्लीकेशन थी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर सेंट्रल मेटल एटम, यहां पर ये किसी को शक नहीं होना चाहिए कि सेंट्रल मेटल एटम कौन होगा, बहुत अच्छे से सिखाया था। ओ हाँ इंद्रजीत बिल्कुल सही बेटा, डेल टी होगा ये, बिल्कुल बेटा बिल्कुल डेल टी होगा, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल ही आनी है, निकाल लो। क्लियर? sp3 टेट्राहेड्रल। यस बेटा, आ जाते हैं इस पे, K4Fe(CN6), तो यहां पर ये क्या है बेटा, सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन। एनायन हमारा कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा क्या है बेटा, आयरन, ये है हमारा सेंट्रल मेटल एटम। जल्दी से हम निकाल लेते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन। इसको हमने माना x प्लस 6 इंटू -1 प्लस 4 इंटू +1 बराबर 0, x की वैल्यू आ गई +2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा, हमारे पास यहां पर आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d6 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये आ गया 3d6। अब D के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, D के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, और लीगेंड कैसा है बेटा, लीगेंड है स्ट्रॉन्ग। जब जब स्ट्रॉन्ग लीगेंड होता था बेटा, कैसा कॉम्प्लेक्स बनता था, पेयरिंग होती थी और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता था। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी से बता दो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, यहां पर K4Fe(CN6) में Fe का हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आया, 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा आंसर, बीवी गलत है, बिल्कुल बेटा ये ऑप्शन गलत दे रखे हैं, यहां पर ये ऑप्शन में मिस्टेक्स है, बिल्कुल ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ये T2G6 होगा। क्लियर? तो इसका स्प्लिटिंग इक्वेशन हो जाएगा T2G6 Eg0। सो करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन बी। जिन बच्चों का आंसर पहले से बी आ रहा था, कहां से आते हैं ऐसे बच्चे बताओ, ऑप्शन रट लेते हो क्या यार, ऐसे तो ना करो यार, ऑप्शन रट लिया मतलब सोचो, मैं भी ये देख रही हूँ कि इनको कहां मिल गया ऑप्शन बी, देखते ही सीधे बोल दिया ऑप्शन बी, देख तो लो नलायको, देख तो लो, एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था, अभी करेक्ट किया मैंने ऑप्शन, ठीक है अभी क्लियर है। ये कहां से आ रहे थे ऑप्शन बी वाले, रट के बैठे थे, रट के बैठे थे नलायको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या पूछा है बेटा, आयरन कार्बोनाइल इज कैसा है बेटा, टेट्रा न्यूक्लियर, बेटा टेट्रा न्यूक्लियर, यहाँ पे न्यूक्लियस किसे बोलते हैं बेटा, दैट इज जो सेंट्रल मेटल एटम होता है। तो कितने से सराउंडेड है, ये 5 कार्बोनिल ग्रुप से सराउंडेड है, तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा, इसे हम क्या कहेंगे, यहां पर पूछा है आयरन कार्बोनाइल कैसा है, मोनो न्यूक्लियर है, ये टेट्रा न्यूक्लियर है, डाई न्यूक्लियर है, तो यहां पर एक ही सेंट्रल मेटल एटम है ना, तो इसके लिए यूज किया जा रहा है न्यूक्लियर। तो अगर एक ही सेंट्रल मेटल एटम है तो ये कैसा हुआ, मोनो न्यूक्लियर।
क्लियर है? क्लियर है एकदम? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स। क्या कॉम्प्लेक्स का नाम दिया है बेटा? COCl2En ट्वाइस। पहली बात, ये कौन से कंसेप्ट से अराइज होता है? देखना बेटा ध्यान से, इसको ध्यान से देखना। यहां पर दे रखा है COCl2En ट्वाइस। क्या मैं बोल सकती हूं कि ये इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है? Ma2, नेक्स्ट हमें दे रखा है Mb2 या A2 कुछ भी लिख दो, B2, दैट A का ट्वाइस। क्योंकि ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है En ट्वाइस, ये En क्या है? इथाइलिन डायमीन, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। अब इस केस में ये कैसा आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? ऑप्शन बी, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होने के लिए दो कॉम्प्लेक्स होने चाहिए थे, कैटायन एनायन, इंटरचेंज ऑफ लिगेंड होता, ये हो सकता था। कंपटीशन से बाहर लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म होने के लिए एम्बिडेंटेट लिगेंड होना जरूरी है, ये ऑप्शन कंपटीशन से बाहर। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होने के लिए इसके साथ कोई आइसोमर तो हो, जिसके साथ आयनाइजेशन स्फीयर में कुछ प्रेजेंट हो। ये तो खुद पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, तो ये भी कंपटीशन से बाहर। बचा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो कल ही हमने पढ़ा था बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए मोर देन वन टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल होने चाहिए। तो बिल्कुल ये बिलोंग करता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से, तो ये तो GI शो कर सकता है, बिल्कुल। अब शो कर सकता है यानी इस कॉम्प्लेक्स को देखना था। तो हमें क्या देखना था? अगर दो सेम को हम 90 डिग्री पे भी रख सकते हैं और दो सेम को हम 180 पे भी रख सकते हैं, तो उस केस में उसके दो आइसोमर हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, ये हो गया सेंट्रल मेटल एटम। एक बार हमने क्लोरीन को रख दिया 180 की पोजीशन पे, यहां हमने रख दिया इथाइलिन डायमीन। क्लियर? तो ये रहा एक इथाइलिन डायमीन और इधर रखा हुआ है दूसरा इथाइलिन डायमीन। क्लियर? ये हो गया इसका ट्रांसफॉर्म। क्यों बेटा? क्योंकि यहां पर ये प्रेजेंट है 180 डिग्री पे। नेक्स्ट बेटा यहां पर देखो, इसका एक और आइसोमर क्या बना सकते हैं? ये रहा कोबाल्ट, यहां रखा क्लोरीन, यहां रखा हमने क्लोरीन। अब ये जो पोजीशंस है, यहां पर भी तो हम रख सकते हैं इथाइलिन डायमीन को, क्योंकि हमें इथाइलिन डायमीन को 90 डिग्री पे रखना था। क्लियर? ये इसका दूसरा बन गया। तो बिल्कुल ये GI शो कर सकता है। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, मैम ये AA का मतलब क्या है? कल ही बताया था, ठीक है, कि मैं सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, यानी कि वो लिगेंड जिनकी डोनर साइट सेम है और वो बाइडेंटेट है, उन्हें हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक बार बी ऑप्शन बताना। कल डिस्कस किया था बेटा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, आज था। तो वहां पे मैंने क्या बताया था? जब कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन होते हैं और उनका इंटरचेंज हो जाता है लिगेंड्स का, क्लियर, तो उस केस में वो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। लेकिन यहां पर तो ये अकेला है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स कैटायन है, एनायन है ही नहीं। क्लियर? यस बेटा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर देने के बाद ये NH हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। यहां तक क्लियर है बेटा सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सीखी थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम ये अच्छे से करना सीख गए थे कि सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रल मेटल एटम का हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? तो यहां पर सेंट्रल मेटल एटम कौन है? सेंट्रल मेटल एटम निकेल है। निकेल जो है बिलोंग करता है 3D सीरीज से, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो अब हम क्या देखेंगे कि यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D8 4s2 और अभी भी 3D8 4s2 ही होगा। उसके बाद कार्बोनिल कैसा लिगेंड है बेटा? कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग होगी ही होगी। और जब हम इन्हें फिलअप करेंगे 3D4s
और 4p के अंदर, तो किस तरह से फिलअप करेंगे बेटा, देखना एक बार ध्यान से। ये रहा 3d, ये रहा 4s और ये रहा 4p। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने बेटा, 8 + 2 10। पेयरिंग करवानी है, भर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। हमें कितने वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, 4 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए। लेना शुरू किया यहां से, ये मिल गए 4 वेकेंट ऑर्बिटल। कौन कौन से हैं जो इन्वॉल्व हुए हैं हाइब्रिडाइजेशन में, एक s का 3 p के। हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल बिना किसी शक के। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, क्या हो गया, डायमैग्नेटिक। याद करो बेटा, वीबीटी में एक फ्लो चार्ट बनवाया था, उससे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। सो करेक्ट आंसर विल बिकम पहला ऑप्शन, स्क्वायर प्लेनर कंपटीशन से बाहर। स्क्वायर प्लेनर कंपटीशन से बाहर। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल हो सकता है, लेकिन डायमैग्नेटिक विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों एकदम, यस क्लियर है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मैच द मेटल आयंस इन कॉलम 1 विद स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, √of n × n + 2, जहां पर n क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो बेटा यहां के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द टिप्स होना बहुत जरूरी है। क्या दिया बेटा, सबसे पहले दिया कोबाल्ट +3। देखना बेटा ध्यान से, क्या है, कोबाल्ट +3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोबाल्ट का क्या होता है, 3d7 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो क्या आ गया बेटा, 3d6। अब 3d6 को अगर हम भरते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 1 2 3 4 5 6। हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ गया बेटा, √of 4 × 4 + 2। 4 + 2 बोले तो 6, 6 4 = 24। क्लियर। नीट मेरी जान नाम रखा है एक बच्चे ने, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूं। पहले तो बेटा अपने नाम से क्लास में आया करो, ठीक है। पिछला अगर समझ नहीं आया तो वो लेक्चर जरूर देखें, 50 मिनट का लेक्चर है जिस दिन मैंने वीवीटी पढ़ाई है बेटा। इसके जैसे हमने 15 एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं और ये उन्हीं में से एक है। ये सेम एग्जाम्पल हमने क्लास में सॉल्व किया है बेटा, ठीक है। इसका मतलब आप क्लास नोट्स बिल्कुल नहीं पढ़ते। एम आई राइट? क्यों बेटा, मैं सही बोल रही हूँ, क्लास नोट्स नहीं पढ़ते? क्लास में करवाया मैंने ये क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, चलो नेक्स्ट देखो बेटा, ये आ गया √24। नेक्स्ट बोला Cr+3, ठीक है, निकाल लेते हैं यार जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1। 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या आ गया बेटा, 3d3। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू √of 3 × 3 + 2 कितना आ गया, √15। नेक्स्ट क्या दिया, Fe+3। Fe+3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2। 3d6 4s2 कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3, तो कितना आ गया बेटा, 3d5। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5 × 5 + 2 √35। नेक्स्ट बेटा Ni+2 3d8 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। 8 इलेक्ट्रॉन को फिल करने के बाद 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 × 3 + 2 कितना आ गया बेटा, √15। क्लियर है एकदम? यस बेटा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें बेटा, 2 × 2 + 2, 2 × 2 + 2 तो कितना आ गया बेटा, 8। तो मैच कर देते हैं। हमारा कोबाल्ट किसके बराबर आ रहा है भाई, कोबाल्ट का आ रहा था √24 के बराबर, ठीक है। क्रोमियम किसके बराबर आ रहा था, √15 के बराबर। नेक्स्ट Fe+3 √35 के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट Ni+2 किसके बराबर आया, √8 के बराबर। कौन सा आंसर जस्टिफाई हो रहा है, जल्दी से बता दो यार। 6 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट बेटा, ए ऑप्शन। क्लियर, ए का 4th, बी का 5th, सी का 2nd, क्लियर, और डी का 1st। क्लियर है एकदम? यस बेटा। यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई शक हो तो पूछ लो यार, 6 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं अभी, बोलो जल्दी
बोलो जल्दी। यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी शक हो, विदाउट हेजिटेशन पूछो बेटा। कितना इजी है देखो कोऑर्डिनेशन। वही सीएफटी बार बार घुमा फिरा के वही क्वेश्चन। हमने सीएफटी पे अगले दिन सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। क्लियर? बिल्कुल टाइम कम लगेगा अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की होगी। चले बेटा आगे चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ की बात कर रहा है, ठीक है। इन द विजिबल रीजन फॉर द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ CO+3। याद करो मैंने आपको जब पढ़ाया था कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के मेटल्स, डी ब्लॉक के कंपाउंड्स कलर शो करते हैं। रीजन क्या होता है? जो T2G EG में ऑर्बिटल होते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, T2G लोअर ऑर्बिटल की तरह बिहेव करता है, EG हायर ऑर्बिटल की तरह बिहेव करता है। एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में जाता है, अनस्टेबल होता है, वापस आता है, कलर एमिट करता है। लेकिन वो जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी होती है, वो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है CFSE के। और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दैट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो क्या मैं बोल सकती हूं दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एब्जॉर्ब्ड? यानी कि हमें बस ये देखना था CFSE जिसकी जितनी ज्यादा, एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ उतनी कम। अब CFSE कैलकुलेट करने तो नहीं बैठोगे सेंट्रल मेटल एटम का। हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, स्प्लिटिंग इक्वेशन लिखा, फिर CFSE कैलकुलेट किया ना जी। फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे? फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग को ऐसे यूज करना है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं सभी कॉम्प्लेक्सेस में सेंट्रल मेटल एटम सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है। वेरी सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है? लीगेंड। सिर्फ लीगेंड वेरी कर रहा है। और हमने क्या पढ़ा था? लीगेंड जितना स्ट्रांग होगा CFSE उतनी ज्यादा होगी। अब लीगेंड कौन सा स्ट्रांग है कैसे पता चलेगा? उसके लिए अगर आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद नहीं है तो भी नहीं घबराना। सबसे ज्यादा स्ट्रांग कार्बन, फिर नाइट्रोजन डोनर, फिर ऑक्सीजन डोनर और फिर हैलोजन डोनर। और अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, आई बाहर, सनी क्लास से फरार, ओ ऑक्सलेटो और पानी, सुनो EDTN, अमोनिया, कनाडा एंड कोलंबो। जितना ज्यादा स्ट्रांग लिगेंड होगा उतना ज्यादा CFSE होगा। तो हमारे पास क्या क्या थे? इथाइलिन डायमीन। तो आई बाहर, सनी क्लास से फरार, ओ ऑक्सलेटो और पानी। पानी आ गया। सुनो EDTA एंड अमोनिया आ गया, इन कनाडा एंड कोलंबो। यह आ गया स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड का ऑर्डर। तो जितना स्ट्रांग उतनी ज्यादा CFSE। तो लैम्डा एब्जॉर्ब्ड जस्ट रिवर्स हो जाना है। तो सबसे ज्यादा वाटर वाले का, उसके बाद अमोनिया, उसके बाद करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन C। यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी शक हो, विदाउट हेजिटेशन पूछ लो बेटा। क्या पूछा था? एक मिनट। इंक्रीजिंग, कम से ज्यादा। ये गड़बड़ नहीं करना। क्या बोला बेटा? इंक्रीजिंग मतलब कम से ज्यादा। तो सबसे कम उसी का होगा ना, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसकी CFSE सबसे ज्यादा, तो उसका एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ उतना कम। क्लियर है एकदम? जल्दी से बता दो यार, क्लियर है एकदम? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द stoichiometry of AgCl formed when AgNO3 in excess is treated with the complexes। एक बात बताओ यार, ये क्वेश्चन कौन से कंसेप्ट पे बेस्ड है? बहुत ही इजी सा कंसेप्ट था मैम, जो सबसे पहली थ्योरी आपने पढ़ाई थी जिसका नाम था वर्नर थ्योरी। पहले हमने समझा कि इसने क्या बताना चाहा, फिर हमने इसकी एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन भी किए थे। क्या क्या कॉम्प्लेक्सेस दिए बेटा? COCl3.6 अमोनिया, नेक्स्ट दिया COCl3.5 अमोनिया, नेक्स्ट दिया COCl3.4 अमोनिया,
सबसे पहले इन कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मूला बना दो बेटा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हुए हम क्या करते थे, न्यूट्रल लिगेंड को अंदर लेते थे, जो बच जाता था उसको बाहर रख देते थे। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CONH3 होल 6। इसका तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सेटिस्फाई हो गया, बाहर सारे के सारे क्लोरीन आ गए। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, CO 5 अमोनिया है, कोनो दिक्कत नहीं। फिर कितने क्लोरीन अंदर लोगे, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सेटिस्फाई करना है, तो एक क्लोरीन अंदर लेना पड़ेगा, बाकी बचे हुए बाहर। और इधर COCl3 CO NH3 4 अमोनिया है, तो अंदर 2 Cl लेने पड़ेंगे, तो बाहर एक ही क्लोरीन है। फिर हमने क्या पढ़ा था, ये बाहर जो आयनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट होते हैं ये आयनाइजेबल होते हैं, और बाहर जितने क्लोरीन होंगे उतने ही AgCl बनेंगे, उतने ही AgNO3 रिक्वायर्ड है, और उतने ही एनायंस फॉर्म होंगे। तो यहां से कितने बनेंगे बेटा AgCl, यहां से बनेंगे 3 AgCl, यहां से बनेंगे 2 AgCl, यहां से बनेंगे 1 AgCl। क्लियर? सो द करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन C। क्लियर है एकदम बेटा? वर्नर थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन हमने ये किया था। क्लियर है एकदम? वेरी गुड, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, एन एग्जाम्पल ऑफ सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। हमने क्लास में डिस्कस किया था ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, जब जब कार्बन मेटल के साथ डायरेक्टली सिग्मा बॉन्ड बनाए तो सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अगर कार्बन सेंट्रल मेटल एटम के साथ पाई बॉन्ड बनाए तो पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब यहां पर पूछा था सिग्मा बॉन्डेड कौन से हैं, ठीक है। तो पहला दिया रुथेनोसिन, मैम ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं, पर मैंने फेरोसिन तो पढ़ाया था। फेरोसिन में बीच में आयरन होता है, ऊपर साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, नीचे साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। उस आयरन की जगह रुथेनियम को रख दोगे तो वो हो जाएगा रुथेनोसिन। उसकी जगह कोबाल्ट को रख दोगे तो कोबाल्टोसिन। तो ये तीनों ऑप्शन कंपटीशन से बाहर, क्योंकि ये तीनों हो गए पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स। तो फिर बचा क्या, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। नाम तो सुना है इसका बहुत अच्छे से, RMGX इसे कहते हैं। ग्रिगनार्ड रिएजेंट ये है, यहां पर मैग्नीशियम और मिथाइल के बीच में सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो बिल्कुल इट इज एग्जांपल ऑफ सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लियर? याद नहीं है? त्रिभुवन कुमार रिवीजन नहीं कर रहे, मतलब याद नहीं है। नलायकों, बहुत पिटाई हो जाएगी तुम लोगों की। याद क्यों नहीं है बेटा, मैंने पहले ही कहा था नोट्स रिवाइज करने। सैटरडे में तुम्हारी क्लास नहीं लेती, इस वजह से तुम्हें रिवीजन भी करना होता है बेटा फिजिकल केमिस्ट्री का। अगर सब कुछ एक साथ करा देंगे तो फिर रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा। तुम्हें टाइम दे रहे हैं, तुम टाइम का फायदा नहीं उठा रहे हो बेटा। हाँ क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो बच्चों? पढ़ना है ना, याद रखना पड़ेगा बेटा, ये पढ़ाया था हमने ऑर्गेनोमेटेलिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू MnCN6 होल -3। बात हो रही है उसके हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री की। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। क्या सीखा था भाई, हमने यहां पर सीखा था कि हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स होता है लाइक MnCN6 होल 3-। पहला काम होता है चेकआउट करना कि सेंट्रल मेटल एटम कहां से बिलोंग करता है। तो सेंट्रल मेटल एटम बिलोंग करता है 3D सीरीज से, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी आ गया +3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीज का होता है 3d5 4s2। 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या आ गया बेटा, 3d4। लीगेंड कैसा है बेटा, स्ट्रॉन्ग। लीगेंड जब जब स्ट्रॉन्ग होता है पेयरिंग होती ही होती है, और पेयरिंग होगी तो यहां से कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा बेटा, ये रहा 3D, ये रहा 4s, ये रहा 4p। ये 3D के 5 ऑर्बिटल, ये 4s का 1 ऑर्बिटल, ये 4p के 3 ऑर्बिटल। अब इस केस में D के 4 इलेक्ट्रॉन को भरना है, पेयरिंग करवानी है 1 2 3 4। अब इस केस में क्या ऑप्शन बचा बेटा, इनर ऑर्बिटल्स बिल्कुल प्रेजेंट है,
तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाना है, D2sp3, और शेप आ जानी है ऑक्टाहेड्रल। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बेटा यहां से, D2sp3 एंड शेप आएगी ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है। स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल वाले तो पहले ही कंपटीशन से बाहर हो गए थे। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। क्लियर। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा बेटा, देखना ध्यान से क्या क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड लेंथ, इनमें से CO बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ किसमें सबसे ज्यादा होगी। याद करो हमने डिस्कस किया था बेटा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में, क्या डिस्कस किया था बेटा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में हमने डिस्कस किया था सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, किसके बीच में बेटा, मेटल कार्बोनिल्स के बीच में। तो हमने वहां पर क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि ये मेटल जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स देगा अपने फिल्ड d ऑर्बिटल से, किसके अंदर, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ कार्बोनिल के अंदर कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, जितनी ज्यादा इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी है, यानी कि जितना ज्यादा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है ABMO में इलेक्ट्रॉन उतने बढ़ेंगे। CO के ABMO में इलेक्ट्रॉन जितने बढ़ेंगे बॉन्ड ऑर्डर उतना डिक्रीज होगा। पढ़ा था बेटा, क्यों, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है NB माइनस NA। याद आया। NB बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, Na बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दोनों में अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो क्या होगा बेटा, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा एंड बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। अगर हमसे पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट CO की वेवलेंथ किसकी सबसे ज्यादा होगी, CO की वेवलेंथ, तो हमें क्या देखना है, जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, क्योंकि जितना कम पॉजिटिव और जितना माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी उतनी ज्यादा है। तो यस बेटा, यहां पर हमने देखा तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट आया +1, निकेल का आया 0, यहां पर कोबाल्ट का आया +1, यहां पर आयरन का आया -2। तो जितना ज्यादा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी बॉन्ड ऑर्डर उतना कम, बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा। क्लियर एकदम। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज, इस कॉम्प्लेक्स का नाम पूछा है। हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ा था बेटा। क्या रूल थे, सिंपल सा रूल था, पहले पॉजिटिव पार्ट लिखा जाता है फिर नेगेटिव पार्ट। दैट मीन्स कि पहले कैटायन लिखते हैं फिर एनायन लिखते हैं। अगर हम इसको देखें तो यहां पर कैटायन तो है ही नहीं, यहां पर कैटायन तो है ही नहीं, तो यहां पर ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास क्या बेटा, कॉम्प्लेक्स एनायन। और अगर ये कॉम्प्लेक्स एनायन है तो इस केस में इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड कौन है, साइनो। तो यहां से पहला ऑप्शन कंपटीशन से बाहर हो गया क्योंकि ट्राई साइनो लिखा हुआ है। साइनो तो यहां पर हमारे पास कितने थे, दैट इज 6 थे। नेक्स्ट, अब इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, लास्ट ऑप्शन भी कंपटीशन से बाहर हो गया क्योंकि साइनीटो लिखा, साइनाइट्रोफेरेट थोड़ी ना, ये तो साइनो है, तो ये ऑप्शन भी कंपटीशन से बाहर। साइनो साइनिडो, अब साइनो भी करेक्ट था और साइनिडो भी करेक्ट था, दोनों लिख सकते हैं, लेकिन आगे क्या लिखा बेटा, फेरेट, और यहां लिखा आयरन। तो हमने क्या पढ़ा था, जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनायन होता है तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम सिंपल नहीं लिखा जाता, आगे ATE लगा देते हैं। क्लियर। तो यहां से करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा, ऑप्शन बी। क्लियर एकदम। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्ड इन द कॉम्प्लेक्स NiCN4 -2। अगेन दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन VBT।
एक बच्चे को 11th क्वेश्चन में डाउट है, वापस आ जाते हैं। कहाँ है 11th क्वेश्चन? है ही नहीं है। D3 3d5 4s2 होता है, 3d5 4s2 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, D4 ही तो आएगा बेटा, D3 कैसे आएगा? चलो नेक्स्ट बेटा VBT पे बेस्ड है, तो यहां पर कॉम्प्लेक्स क्या है हमारे पास? कॉम्प्लेक्स है NiCN4 होल 2-। यहां पर जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल का क्या होता है? 3d8 4s2। अभिनव 11th क्वेश्चन ही नहीं है, मिसिंग है। अभिनव बोल रहा है 11th क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि मैंने भी चेकआउट किया 11th क्वेश्चन है ही नहीं है। तो हो जाती है बेटा छोटी छोटी गलतियां, क्वेश्चन नंबर में मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, ठीक है, एक क्वेश्चन मिसिंग है, ठीक है। यस Ni+2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d8 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, क्या आ गया बेटा? 3d8। लीगेंड कैसा है बेटा? लीगेंड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। अगर स्ट्रॉन्ग लीगेंड है तो क्या पेयरिंग होगी? बिल्कुल पेयरिंग होगी ही होगी। 8 इलेक्ट्रॉन को भरना है, पेयरिंग भी करवानी है, तो देख लेते हैं क्या आता है बेटा इसका। तो ये रहा 3d, ये रहा 4s, ये रहा 4p। 3d के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 4s का 1 ऑर्बिटल होता है, 4p के 3 ऑर्बिटल होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स को भरना है पेयरिंग करवाते हुए, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो हमें 4 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए थे। यहां पर 4 साइनाइड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, और जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए हैं वहां पर एक s का है, 3 p के हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी, एक d का है, एक s का है, 2 p के हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया dsp2। जब जब हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होता है, शेप हमेशा स्क्वायर प्लेनर होती है। करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन। क्लियर है एकदम? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल M इन द कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है जिसमें मेटल M है, और पूछा क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर का सम करके बताइए। पहली बात हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये जो हमें कॉम्प्लेक्स दिया है MEN ट्वाइस, ये C2O4 ऑक्सलेट, ब्रैकेट क्लोज एंड क्लोरीन। तो हमने पहला टॉपिक जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा? कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए हमें उनका चार्ज पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मान लिया बेटा मैंने X। इथाइलिन डायअमीन हमने देखा था ये कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल। कैसा लिगेंड है ये? न्यूट्रल लिगेंड है, कोई चार्ज नहीं होता। ये क्या है? ऑक्सलेट। कितना चार्ज होता है इस पे? इस पे चार्ज हो, बेटा आई थिंक क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, क्योंकि C2O4 पे या तो 2 होना चाहिए यहाँ पे। एक मिनट बच्चों, मैं इसको चेकआउट करूं। नहीं बेटा यही होगा शायद, क्योंकि हाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसके बाद ये न्यूट्रल है, इस पे चार्ज -2 होता है, इस पे चार्ज -1 होता है, आ गया 0, x की वैल्यू आ गई +3, x की वैल्यू +3 आ गई। ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर। अब हमें निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे? ब्रैकेट के बाहर वाले कॉम्पिटिशन से बाहर, ब्रैकेट के अंदर इथाइलिन डायमीन। कैसा लिगेंड है बेटा? बायडेंटेट लिगेंड है। कितने हैं? 2 हैं, 2 2 ज़ा 4, प्लस इसकी भी डेंटिसिटी 2 होती है, तो कितना आ गया बेटा? 6। 6 + 3 कितना आ गया बेटा? 9, क्योंकि पूछा क्या था? द सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर। मैम क्वेश्चन 11 चेक। दीपक कुमार बेटा 11th क्वेश्चन है ही नहीं। कहाँ है 11th क्वेश्चन? 12th है, 10th है, कहाँ है बेटा 11th? क्यों परेशान हो रहे हो बच्चों? आ जाएंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16। क्या पूछा है बेटा? यहां पर पूछा है नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स फॉर द कॉम्प्लेक्स। ये कल मैंने होमवर्क में दिया था। कॉम्प्लेक्स क्या दिया? COEN ट्वाइस Cl2Cl। हमसे पूछा है कि इसके कितने पॉसिबल आइसोमर्स बनेंगे।
पहली बात बेटा आइडेंटिफाई करो कि ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है, ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है। तो जैसा हम देख पा रहे हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर 6 है। अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर 6 है तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी ये टाइप कैसा है, अगर हम इसका टाइप देखें तो ये है MAA ट्वाइस B2 वाला टाइप है, अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे। तो दो कॉम्प्लेक्स हमारे पास कौन कौन से बने थे, दो आइसोमर तो एकदम क्लियर है। कौन कौन से बेटा, ड्रॉ कर देती हूं मैं यहां पर। ये रहा कोबाल्ट, क्लियर। उसके बाद यहां पर प्रेजेंट था इथाइलिन डायअमीन, यहां पर प्रेजेंट था इथाइलिन डायअमीन। उसके बाद यहां क्लोरीन था, यहां क्लोरीन था। हाँ जी ठीक है। दूसरा हमने क्या बनाया था बेटा, दूसरा हमने इसका सिस फॉर्म बनाया था। ये कोबाल्ट हमारे पास 6 पोजीशन होती हैं, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ इथाइलिन डायमीन और यहाँ इथाइलिन डायमीन। अगर मैं इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस की बात करूं तो दो आइसोमर तो क्लियरली दिख गए ज्योमेट्रिकल, लेकिन हमसे पॉसिबल आइसोमर पूछे थे और पॉसिबल आइसोमर देखने के लिए यहां पे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इनमें से कोई ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, तो फिर एक और हो जाएगा। तो अगर इन दोनों में से कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है, अगर इनमें से कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है तो एक और आइसोमर हमारे पास बन जाएगा। बेटा हम क्वेश्चन नंबर 10 पे वापस आएंगे। सारे बच्चे उस क्वेश्चन को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, आप उस एक क्वेश्चन के लिए ये सारे क्वेश्चंस मिस कर रहे हो। आई डोंट नो इट्स अ स्पैमिंग और इट्स अ जेन्यून पॉइंट, हो सकता है जेन्यून हो बट हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ये मैं आपको क्लियर बोल रही हूं। अब इधर फोकस कर लो, एवरीथिंग इज ऑन। सारे के सारे बच्चे 10th 13th 12th। अब बेटा मैं बार बार उस क्वेश्चन पे जाके वापस आ रही हूं, करेंगे डिस्कस क्लास के लास्ट में। अभी ये क्वेश्चन मिस हो जाएंगे ना बेटा, समझ आ गया? मैं करूंगी डिस्कस लास्ट में, अभी अपना टाइम किल मत करो बेटा। ये सारे क्वेश्चंस मिस हो रहे हैं, किसके लिए डिस्कस कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। अभी उस क्वेश्चन के बारे में अगर कोई बात करेगा बेटा तो वो अब डांट खाएगा, ठीक है। हाँ हम जाएंगे वापस उस क्वेश्चन पे, गलत है तो सही कर देंगे बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है। आ जाते हैं। अब मैंने क्या बोला उस पॉइंट को ध्यान से सुनना। यहां पर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि ज्योमेट्रिकल पूछ रहा है या ऑप्टिकल पूछ रहा है। जब जब मेंशन ना करे हमें टोटल आइसोमर कैलकुलेट करने होते हैं। हमने जैसे ही कॉम्प्लेक्स देखा हमने पॉसिबल आइसोमर बना दिए, तो दो तो हमें क्लियर दिख रहे थे। मैंने फिर क्या कहा, मैंने कहा कि इसके बाद आपको क्या देखना है, इनमें से कोई ऑप्टिकली एक्टिव है क्या। अगर इनमें से कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव हुआ, यानी कि जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लग पाई, यानी कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो उसका एक और एनेंशियोमर बन सकता है। तो यहां पर टोटल आइसोमर 3 हो जाएंगे। डिस्कस करते हैं। पहला ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास बना, ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म है और ये हमारे पास सिस फॉर्म है। इसकी मैं बात कर रही हूं, कैसी स्ट्रक्चर है, कोबाल्ट, क्लोरीन, क्लोरीन, ये सारे प्लेन में प्रेजेंट है इथाइलिन डायमीन। क्या इस कॉम्प्लेक्स को कोई ऐसा प्लेन में पास कर सकती हूं कि ये दो बराबर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए? बिल्कुल, बीच में से काट दो। तो ये कैसा हुआ, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स हुआ ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यानी कि यहां पर कोई सा भी प्लेन नहीं लग रहा। लेकिन जब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो समझना ध्यान से, कोबाल्ट, क्लोरीन, क्लोरीन, इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन और यहां पर प्रेजेंट है नीचे भी इथाइलिन डायमीन। आप इस स्ट्रक्चर को, ज्योमेट्री को किसी भी तरीके से कोई ऐसा प्लेन पास कर ही नहीं सकते कि ये दो बराबर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। यानी कि ये कैसा हुआ, ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव है।
और ये अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका एक एनेंशियोमर एग्जिस्ट करेगा। एनेंशियोमर क्या होते थे? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। और क्या उसकी स्ट्रक्चर बनेगी वो भी मैं बना देती हूं, देखना बेटा ध्यान से। ये मिरर में ऐसा दिखाई देगा, ये बन गया इसका पेयर ऑफ एनेंशियोमर। तो टोटल कितने आइसोमर्स हो गए बेटा? 1 2 3। सो करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन ए। क्लियर है एकदम? तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले जीआई बना के देख लो। जीआई बनाने के बाद क्या उनमें से कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव है? अगर ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो उसका एक और आइसोमर बनेगा ही बनेगा। क्लियर? यस। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट अबाउट COCN6 - 3 इज ट्रू? क्या कॉम्प्लेक्स दिया बेटा? COCN6 -3। यहां पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आई +3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोबाल्ट का क्या होता है बेटा? 3d7 4s2। 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये हो गया 3d6। यहां पर साइनाइड कैसा है बेटा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। साइनाइड अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो जब जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है कॉम्प्लेक्स कैसा बनता है बेटा? लो स्पिन। क्यों? क्योंकि पेयरिंग होती ही होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरोगे बेटा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में? देखना ध्यान से। डी में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 6। इसका स्प्लिटिंग इक्वेशन हो जाएगा T2G6 EG0। क्लियर? क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या है बेटा? ये दो ऑप्शन तो कंपटीशन से बाहर। क्लियर? अब दिया COCN6 - 3 हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, विल बी इन हाई स्पिन और लो स्पिन। वो तो लिगेंड देखकर ही पता चल रहा था कि कॉम्प्लेक्स तो हाई स्पिन ही होगा, सो करेक्ट लो स्पिन ही होगा। सो करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन बी। क्लियर है बेटा एकदम? क्लियर है एकदम? यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो पूछ लो यार। क्वेश्चन नंबर 10th और 13th को छोड़ के 20 तक कर ले, फिर 10th और 13th पे आएंगे वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कोबाल्ट 3 क्लोराइड फॉर्म्स several octahedral complexes with ammonia। ये जो COCl3 है मतलब +3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये अमोनिया के साथ बहुत कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। Which of the following will not give test for chloride ions with silver nitrate? Again, this question is based on Werner theory, Werner's theory। क्लियर? याद करो, उसकी एप्लीकेशन में लिखवाया था। कॉम्प्लेक्स का बस फॉर्मूला बनाओ, बाहर क्लोरीन हुए तो पॉजिटिव टेस्ट देगा, AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा और AgCl बनाएगा। लेकिन अगर आयनाइजेशन स्फीयर में क्लोरीन नहीं हुआ तो वो पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। अब यहाँ पे जल्दी से हम फॉर्मूले का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो पहला कॉम्प्लेक्स देखना बेटा COCl3.6 अमोनिया। तो सबसे पहले सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हुए 6 के 6 अमोनिया अंदर ले लिए, तो CONH3 6। बाहर कितने आ गए क्लोरीन? 3। नेक्स्ट बेटा यहां पर भी न्यूट्रल लिगेंड अमोनिया कितने थे? 3। ये लिए अंदर 3, ये आ गया Cl3, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सेटिस्फाई हो रहा है। नेक्स्ट बेटा CO 4 अमोनिया थे तो अंदर कितने क्लोरीन लेने पड़ेंगे? अंदर लेने पड़ेंगे 2, बाहर कितना बचा? 1 क्लोरीन। यहां पर बेटा CONH3 5, 1 क्लोरीन अंदर आया, बाहर कितने? 2। अब आप खुद बताओ इनमें से कौन पॉजिटिव टेस्ट देगा कौन नहीं? जब इसको रिएक्ट करवाएंगे 3AgNO3 से तो ये यहाँ पर 3AgCl बनाएगा, क्योंकि उतने AgCl बनेंगे जितने बाहर आयनाइजेशन स्फीयर में क्लोरीन होंगे। क्लियर? तो ये यहाँ पर हमारे पास 0 है, तो ये करेक्ट आंसर हो गया बेटा। तो ये हमें क्या देगा? टेस्ट नहीं देगा क्लोरीन के लिए। करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन बी। क्लियर है? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 इज गिवन बाय
आपको 4 मेटल दे दिए हैं विद देयर रिस्पेक्टिव ऑक्सीडेशन स्टेट। हमें यहां पर क्या पूछा है बेटा, हमें यहां पर पूछा है कि इनमें से किसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना होगा। तो पहली बात 2.84 किसके रूट की वैल्यू है, ये वैल्यू है बेटा रूट 8 की। क्लियर? तो हमें सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिनने थे बेटा। कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d7 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये आ गया 3d7, 1 2 3 4 5 6 7, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो म्यू बराबर 3 × 3 + 2, 3 + 2 5, ये आ गया √15। नेक्स्ट देखना बेटा निकिल। निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d8 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये आ गया 3d8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, √2 × 2 + 2, 4 2 8, √8 बराबर 2.84। सो करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन बी। सिंपल, वीबीटी के सिंपल से रूल्स यूज हो रहे हैं। क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इन द वन विच शोज 0 क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। बेटा सभी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अगर सभी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो CFSE का फॉर्मूला क्या था बेटा, -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G प्लस 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG प्लस अगर कोई पेयर बन रहा है तो क्या करना था बेटा, यहाँ पे हमें सबकी CFSE कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी। क्लियर? तो सबसे पहले ए ऑप्शन हमें क्या दिया था बेटा, दैट इज Mn H2O होल 6 +3। यहां पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, 3d5 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो क्या बचा बेटा 3d4। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3d4 बचा। अब ये वाटर जो है कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है। अगर वाटर वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, और पेयरिंग नहीं होगी तो स्प्लिटिंग इक्वेशन क्या होगा, T2G3 EG1, 3 को मल्टीप्लाई किया -0.4 से, -1.2 + 0.6 -0.6 del O आ गया। तो ये ऑप्शन कंपटीशन से बाहर, क्योंकि 0 CFSE नहीं आया। नेक्स्ट बेटा बी ऑप्शन क्या दिया है, दैट इज FeH2O होल 6 +3। ऑक्सीडेशन स्टेट हमने आयरन का निकाला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आयरन का 3d6 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो कितना आ गया बेटा, यहां पर आ गया 3d5। अब वाटर अगेन वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी, स्प्लिटिंग इक्वेशन T2G3 EG2, CFSE कैलकुलेट किया, -0.4 इंटू 3 -1.2 प्लस 0.6 इंटू 2, तो यहां से कितना आ गया 0 CFSE। करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन बी। क्लियर है एकदम बेटा, क्लियर है एकदम, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज यूज टू बी एन एंटी कैंसर एजेंट। इसको हमने इंपॉर्टेंस ऑफ क्या डिस्कस किया था बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ एप्लीकेशन कंपाउंड, एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें डिस्कस किया था। तो यहां पर क्या है एंटी कैंसर एजेंट बेटा, 2 के नाम लिए थे मैंने, एक का नाम लिया था दैट इज सिस्प्लेटिन एंड दूसरा था टैक्सोल। और मैंने कहा था ये जो सिस्प्लेटिन होता है, इसका जो सिस फॉर्म होता है वो एंटी कैंसर एजेंट की तरह यूज होता है, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो इनमें से सिस्प्लेटिन कौन सा है, ये कंपटीशन से बाहर। क्लियर, ये कंपटीशन से बाहर, इसमें तो प्लैटिनम है ही नहीं है। अब इधर देखो बेटा इन दोनों फॉर्मुलेस को ध्यान से, ये था PtCl2Br2, ये भी नहीं होता बेटा, करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन बी। क्लियर, ये सिस्प्लेटिन का फॉर्मूला होता है। क्लियर है भाई एकदम। मैम मेरा नाम ले लो, ठीक है मिलन हसैन जी। अब क्या मिल गया बेटा नाम लेके, अब बेटा हम 21 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं।
यहां तक किसी को किसी भी क्वेश्चन में कैसा भी डाउट हो बेटा पूछो जल्दी से। किसी भी क्वेश्चन में बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 10th पे भी आ जाते हैं। लो आ गए, 10th पे आ गए बेटा, बोलो क्या डाउट है बेटा इस क्वेश्चन में, पूछो आराम से, पूछो। यस, कोई डाउट बेटा आप पूछो। कुछ बच्चों ने पूछा इस क्वेश्चन में कि D2sp3 कैसे आया। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है बेटा कि मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है मैग्नीज का 3d5 4s2। 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 3d4 आएगा, ये आ गया 3d4। अब साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड था तो पेयरिंग होगी ही होगी। 4 इलेक्ट्रॉन भरने थे, 4 इलेक्ट्रॉन भरने थे, वो हमने यहां पर भर दिए। अब बच्चों का डाउट है कि मैम आपने डी में से 2 ही ऑर्बिटल क्यों लिए, तीनों क्यों नहीं ले लिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन तो D3sp होना चाहिए था। लेकिन बेटा ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। D3s MnO4- का भी हाइब्रिडाइजेशन होता है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। हमारी एनसीईआरटी में या तो sp3d2 है या D2sp3 है। जब जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तब तब या तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगा या sp3d2 होगा। sp3d2 तो नहीं था तो बचा क्या, D2sp3। यहां पर भले ही 3 ऑर्बिटल खाली हैं, बिल्कुल यही तो एक्सेप्शंस थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, कि उसने कहीं पे कुछ एज्यूम किया, कहीं पे कुछ एज्यूम किया। बट कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे थे जहां पर वेकेंट ऑर्बिटल डी के और भी खाली थे, लेकिन मैंने जब वीबीटी के नोट्स लिखवाए थे तो मेंशन किया था कि जब जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो या तो 2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ, या तो D2sp3 या sp3d2। फिर उस पर स्टक क्यों होना कि मैम उसने डी के 3 क्यों नहीं लिए। डी के 3 ऑप्शन में भी है क्या, नहीं है ना बेटा। जब ऑप्शन में नहीं है तो क्यों घबरा रहे हो, क्यों घबरा रहे हो। क्लियर। और कौन से क्वेश्चन में डाउट था बेटा पूछो, और कौन से क्वेश्चन में डाउट था बेटा पूछो अब आराम से। यस, गॉट इट। और कोई क्वेश्चन में डाउट था। अंडरस्टूड मैम, थैंक्स फॉर क्लियरिंग डाउट, इट्स ओके। बिल्कुल बेटा मिलन, मैंने क्लास में बोला था। 13th में भी किसी को डाउट था शायद, 13th भी बता देती हूँ। क्या डाउट है मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा क्वेश्चन। क्या डाउट है बेटा पूछो, बोलो बेटा क्या डाउट है इसमें। थर्टींथ में किसको डाउट था, किसको डाउट था बेटा 13th में। मैम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, और अगर डिफरेंट नंबर ऑफ लिगेंड हुए तो, नंबर ऑफ लिगेंड अगर अलग हुए तो वो आइसोमर भी होंगे, बताना जरा। अगर लिगेंड का नंबर ही डिफरेंट हो जाए तो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है, तो क्या वो पॉसिबल है आइसोमर भी होंगे। कोऑर्डिनेशन तो दूर की बात है। कोई डाउट नहीं था ना 13 में, बड़े आगे बड़े। चलो बेटा शुरुआत करते हैं। आनंद सिंह, माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू ऑल, ठीक है। यस बेटा, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 1.73 बोर मैग्नेटोन कैन शोन बाय विच अमंग द फॉलोइंग। बेटा 1.73 किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है √3 की। क्लियर। मैग्नेटिक मोमेंट बोर मैग्नेटोन की यूनिट, उसकी यूनिट है, फॉर्मूला होता है √n×n+2। अगर n यहां पर क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
अगर किसी के अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आ जाए तो उसका बोर मैग्नेटोन कितना आ जाएगा बेटा? उसका बोर मैग्नेटोन आ जाएगा √3। बोर मैग्नेटोन उसका √3 आ जाएगा तो बस वो हमारा आंसर हो जाना है। क्लियर? प्रशांत विनोदिया मैम टोटल आइसोमर्स वाला प्लीज टेल। एक बार क्लास के लास्ट में फिर से रिकॉल कराना बेटा, अब हम फ्लो में आ गए फिर से, ठीक है? मैं समय दूंगी, टाइम दूंगी, आप तब फिर से उसको एक बार देखना, आज समझना। कल भी हमारा पीवाईक्यू सेशन है, डोंट वरी, इस क्वेश्चन में भी पीएचडी कराएंगे तुम लोग को, ठीक है? लेकिन उसके लिए बेटा जिन्होंने अगर रिवाइज नहीं किया हो बेटा, रिवाइज करके आना बेटा। ऐसे अगर तुम मतलब मैं 15 क्वेश्चन एग्जाम्पल सॉल्व करा रही हूँ वीबीटी में और तुम यहाँ पूछ रहे हो NiCO4, तो मुझे ऐसा लगेगा ना यार कि तुमने नोट्स नहीं पढ़े। अगर मेरी क्लास का पीवाईक्यू लेना है बेटा तो मेरी क्लासेस अटेंड करके आनी ही पड़ेंगी, ठीक है? एक क्वेश्चन अभी तक ऐसा नहीं है जो नोट से बाहर हो, सब कुछ कवर हो रहा है बेटा। तो मुझे यही कॉन्फिडेंस तुमको दिलाना है कि ज्यादा के पीछे नहीं भागना है, जितना उसको बहुत अच्छे से करना है। आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे नोट्स भी पूरे नहीं लिख रहे हो बेटा, पछताओगे। जिस दिन DNF वापस इनऑर्गेनिक के लिए आई थी क्लास लेना, पहले ही दिन बोल दिया था नोट्स कंप्लीट रखना। क्लियर? नोट्स कंप्लीट रखना। ये जानते हुए कि सारे क्वेश्चन नोट से हो रहे हैं, फिर भी मैं पीवाईक्यू के हर क्वेश्चन में बहुत टाइम दे रही हूँ। पता है क्यों? क्योंकि छोटी मोटी चीजें होती हैं कि डाउट रह जाती हैं। अगर तुम मेरे सामने होते तो तुम पूछ पाते, लेकिन शायद बहुत दूरों नहीं पूछ पा रहे हो। फिर भी मैं चाहती हूँ कि ऑफलाइन वाला फील लेकर हर क्वेश्चन को तुम प्रो हो जाओ और एक्सप्लेन कर सको 10 लोगों को, ठीक है? तो इसीलिए बेटा हर क्वेश्चन को थोड़ा टाइम दे रहे हैं, नहीं तो इनऑर्गेनिक है अब तक तो हो जाने चाहिए थे 50-60 क्वेश्चन। मैं पढ़ती क्वेश्चन, तुम बताते आंसर, मैं टिक कर देती। बट मैं हर क्वेश्चन को अगर एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसका रीजन है और उसको समझो। हर क्वेश्चन में कोई ना कोई कंसेप्ट ऐसा आ जाएगा जो शायद आपको लगेगा हाँ यार ये हमको डाउट था। क्लियर? आ जाओ बेटा वापस ट्रैक पे। तो बस हमें मैग्नेटिक मोमेंट देखना था, तो ये हमने कहाँ पढ़ा था बेटा? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा था, और इसको तो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ए कॉम्प्लेक्स हमको क्या दिया बेटा? NiCN4 2-। निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया यहाँ पे +2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है निकल का 3d8 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या हो गया? 3d8। अब इस केस में लिगेंड कैसा है बेटा? स्ट्रॉन्ग है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग होगी ही होगी। पेयरिंग होगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ दिए, पेयरिंग कर दी, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये ऑप्शन कंपटीशन से बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना TiCl4। TiCl4 वाला जो ये क्वेश्चन दिया है, यहां पर टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई बेटा? +4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टाइटेनियम का होता है 3d2 4s2। चारों इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3d0, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कंपटीशन से बाहर। नेक्स्ट दिया बेटा COCl6 होल -4। सी वाला कॉम्प्लेक्स देखना बेटा, यहां पर दिया तो CO का ऑक्सीडेशन स्टेट आया +2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता 3d7 4s2, ये आ गया 3d7, इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप किया, Cl वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी, 1 2 3 4 5 6 7, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए तो बोन मैग्नेटोन कितना आ जाएगा? 3 × 3 + 2, 5 3 15। नेक्स्ट डी क्या दिया बेटा? ये ऑप्शन भी कंपटीशन से बाहर, तो आधे क्लियर हो गए होंगे। मैम आंसर तो डी ही होगा, लेकिन प्रूफ भी करो। तो बेटा डी क्या दिया? कॉपर, अमोनिया यहाँ पर 4 है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो कॉपर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अमोनिया यहाँ पर काम करता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड का, तो यहाँ पर ये पेयरिंग ना करवाते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s1, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3d9। यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है d ऑर्बिटल के अंदर, इसका बोन मैग्नेटोन आ गया √3। क्लियर? सो करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन डी। क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एन एक्सेस ऑफ AgNO3 इज एडेड। AgNO3 एक्सेस में ऐड किया गया है, किसके साथ बेटा? 100 ml ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा, ठीक है, डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा, ठीक है, क्रोमियम 3 क्लोराइड। क्लियर है? ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है।
द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड वुड बी, ये कॉम्प्लेक्स है जो कि कितना है बेटा 100 ml है और 0.01 मोलर है। इसकी रिएक्शन कराई AgNO3 से और AgNO3 लिया है बेटा एक्सेस में। अगर बेटा ये एक्सेस में लिया है तो ये क्या है, क्या बोल सकते हैं कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है? बताना जरा। बिल्कुल, अगर क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया कि ये एक्सेस में है तो ये अपना लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट इज द रिएजेंट विच इज टोटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। Limiting reagent is the reagent which is responsible for the formation of product. तो आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा? पहली बात, AgCl कितने बनेंगे? एक बाहर क्लोरीन है तो AgCl एक ही बनेगा। अब कितना बनेगा? जितने इसके मिलीमोल्स हैं उतने इसके बनेंगे। तो मोल्स पूछे थे AgCl के, तो मोल्स यहां पे कितने हैं उतने इसके हो जाएंगे क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। आपने मोल कंसेप्ट में पढ़ा हुआ है बेटा। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे फिजिकल से रिलेट करवाते हैं, देखो बेटा ध्यान से। तो यहां पर हमने बचपन में क्या 11th क्लास में ही पढ़ा है, मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं? बिल्कुल। इसका मोलैरिटी कितना बेटा 0.01, वॉल्यूम कितना 100 ml, लीटर में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाय 1000। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहां से कितना आ गया 0.001 मोल। इतना हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है तो इतना ही हमारे पास AgCl होगा। अब देख लो इनमें से कौन सा ऑप्शन जस्टिफाई है। क्लियर एकदम? देख लो बेटा एक बार ध्यान से। क्लियर है एकदम बेटा? यस। अब ध्यान से समझो। कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम आपको कैसे पता चला, बाहर एक क्लोरीन है। बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हो, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो जब हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चन आपको दिए थे तो हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि आपको कॉम्प्लेक्स का नाम भी लिखना आना चाहिए और नाम से कॉम्प्लेक्स बनाना भी आना चाहिए। तो जब नाम से कॉम्प्लेक्स बनाना सीखा था तो आयनाइजेशन स्फीयर में कौन कितना होगा? भाई वाटर तो न्यूट्रल लिगेंड है, अंदर 2 क्लोरीन है, डाइक्लोरिडो बोल दिया। अंदर 2 क्लोरीन है तो क्लोरीन एक और तो होगा, लेकिन अंदर तो नहीं है तो बचा हुआ बाहर ही है क्लोराइड। तो बाहर एक ही क्लोरीन है क्योंकि इस क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। क्लियर दीदी? मेरे टाइप की, हाँ क्लियर बेटा? क्लियर एकदम? तो बस इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछो, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्लियर एकदम? चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या क्वेश्चन है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा? बेटा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन से होते थे? जहां बाहर के 2 d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते थे हाइब्रिडाइजेशन बताने के लिए। ठीक है, याद आया बेटा? तो अब इस केस में हम बोल सकते हैं कि जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा वो हमारे लिए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। पर साथ में बोला पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। बच्चे समझ गए, चाय के लिए बोला। हाँ बेटा, दीदी आए थे, उन्होंने पूछा मैम चाय पियोगे, तो गले में तो दर्द है ही है, तो हमने कहा पी लेंगे। फिर बाद में हमने बोला मेरे टाइप की, अदरक थोड़ा ज्यादा। ठीक है, आ जाए? यस बेटा। क्या बोला? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होने के लिए क्या होना चाहिए बेटा? प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। ठीक है, तो क्या करें बेटा? चारों कॉम्प्लेक्स में सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है कि किस में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। क्लियर? तो बस बेटा यहां पर आ जाओ। पहला कॉम्प्लेक्स क्या दिया है बेटा? दैट इज क्रोमियम अमोनिया होल 6+3। अब यहां पर क्रोमियम की अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट आया +3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का कितना होता है बेटा? आंसर बता दो यार, सारे मैं ही कराती जा रही हूं, कुछ तुम भी बता दो।
कुछ तुम भी बता दो। अनुराग सिंह, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी। तुम लोग चाह रहे हो ना कि पहले तुमसे आज बात ही कर लूं थोड़ी सी। मैम आप आते हो, पढ़ाते हो, रिकॉर्डेड में भी पढ़ा देते हो, लाइव में भी पढ़ा देते हो, हमसे बात ही नहीं करते। बाकी तुम्हारे बैच की मेरी परसों ही महाजन सर से बात हो रही थी, अमित महाजन सर से। हम यही बात कर रहे थे कि यकीन बैच के बच्चे बहुत अच्छे हैं। सच में तारीफ कर रहे थे हम लोग तुम्हारी। सर ने तो ये तक बोला कि मैम जितने भी बैचेस हैं सब में से सबसे अच्छा बैच है। मैंने कहा हाँ सर। मैंने इस बैच को कितने टाइम बाद पढ़ाया वापस, और पहले भी जब मैं मिड में आई थी, ये बैच सच में बहुत अच्छा है। यकीन वन की बात कर रहा है, आपका जो पहला बैच था। सच में बहुत अच्छे हो सर, रियली तारीफ कर रहे हैं। बट अब सर पे मत चढ़ जाना, ठीक है। बैच अच्छा है, सच में मेहनत करता है, बहुत ही पॉजिटिव है, कोई स्पैम नहीं है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, मेहनती बच्चे हैं, बहुत प्यारी प्यारी बच्चियां हैं, सच में। तो बेटा मेहनत करते रहो ऐसे ही, हम तुम्हारे साथ डबल मेहनत करेंगे, ठीक है। यस। ज्यादा हो गया नहीं नहीं, मैंने वही बोला जो कॉन्वर्सेशन हमारा हुआ था। अब बताइए बेटा, आपसे बात कर लेते हैं पहले। बहुत हो गया, 24 क्वेश्चन हो गए मैम, कितने करा दोगे आज? और भी कराएंगे, चिंता ना करो, मैंने पहले ही बोला हमारा कल भी PYQ सेशन ही होगा। बच्चे बोल रहे हैं कि मैम कैसा लगा मेरा मजाक? नहीं बेटा, तारीफ वो नहीं होती जो सामने से की जाए। सर आप लोगों को सामने से कभी शायद ना बोलें, मैं तो तभी तो बता रही हूँ, सर ने मेरे को जो बताया। सर भी बहुत तारीफ करते हैं, हमारे सर भी बहुत तारीफ करते हैं। झूठ नहीं बोल रहे थे, तारीफ कर रहे थे। बस पढ़ते नहीं हो तब डांट पड़ती है, ठीक है। पढ़ते नहीं हो तो डाउट पड़ती है। डांट तो पड़ेगी ना, पढ़ने के लिए तो डांट पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? और ये तो मैंने बोला हुआ है कि लाइफ में 3 लोग अगर आपके साथ बहुत स्वीट हो जाएं, टीचर, डॉक्टर एंड फ्रेंड, दे आर हार्मफुल फॉर यू, दैट्स वाई वो आपको इतना डांटते रहते हैं। बहुत प्यार करते हैं आप लोग से, आपका रिजल्ट चाहते हैं, ठीक है। मैम कुछ बताइए डेट के बारे में। कौन सी डेट के बारे में? यस बेटा। हाँ बेटा, रिजल्ट तो देना ही है, रिजल्ट तो देना ही है। यस, इसलिए डांट पड़ती है। अब आज मैं बहुत सारा होमवर्क देने वाली हूँ, पता है। आज मैं आपको बहुत सारा होमवर्क देने वाली हूँ, आप आइडिया नहीं लगा सकते उतना। आज मैं आपको अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चंस होमवर्क दूंगी, और वो आप करके लाओगे। और नहीं करके लाओगे तो क्लास में अलाउ नहीं हो, क्लास में अलाउ नहीं हो। कल क्लास में मत आना, कल भी हम PYQ ही डिस्कस करने वाले हैं इसी चैप्टर के। तो बेटा नोट्स रिवाइज करना, और हम PYQ डिस्कस करेंगे। जो नोट्स ना पढ़कर आए, जो रिवाइज ना करके आए, क्लास में मत आना, ठीक है। सॉन्ग तो हम कभी भी सुना देंगे बेटा, सॉन्ग तो हम कभी भी सुना देंगे। क्लियर? रेडी? स्टार्ट करें फिर से। एक बच्चे ने कमेंट लिखा था थोड़ी देर पहले कि आ, मतलब ये बच्चों की मेंटालिटी होती है, बच्चों की मेंटालिटी होती है इस तरीके की, नहीं यार फीमेल टीचर से नहीं पढ़ना, ठीक है। तो जहाँ मैं पढ़ाती थी, एक बच्चा आया, वो मेरे से तो बहुत अच्छे से पढ़ता था, लेकिन वो आता है, मैम ये जो मैम है ना, ये मुझे ना मतलब इनसे नहीं पढ़ना। मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ना? कि उसने मेरे से ही बोला, उसने मेरे से स्टेटमेंट बोला, जोलॉजी पढ़ाते थे मैम, मुझे बोलता है वो स्टेटमेंट, मैम मुझे फीमेल टीचर से नहीं पढ़ना। तो मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ना? तो मैं इंसिडेंट इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आज वुमेन्स डे भी है, ठीक है। तो तुमको पता है इस ईयर वुमेन्स डे की जो थीम है, वो थीम है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। क्लियर? अब हर बार तुम बोलोगे कि मैम आप हर बार गर्ल्स के लिए इतना क्यों बोलते हो? ऐसा नहीं, इट्स नॉट अबाउट फेमिनिज्म, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग, इट्स जस्ट अबाउट कि आप अपने राइट से अवेयर हो,
हमें अपनी मेंटालिटी को चेंज करना है। काफी बार ऐसा होता है, काफी बार ऐसा होता है कि मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, बट काफी बार ऐसा होता है कि हम लोग का माइंडसेट ऐसा होता है, और वो और वो बहुत अफेक्ट करता है, किसी को भी अफेक्ट करेगा। अभी अगर आप देखो तो फीमेल्स में काफी जगह ऐसे हैं, काफी प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहां पर फीमेल्स ने मेल्स को भी आउट परफॉर्म किया है। कोई सेक्टर ऐसा नहीं बचा जहां पे फीमेल नहीं है। चलो तुम्हारी थोड़ी सी जीके टेस्ट हो जाए, थोड़ी सी जीके टेस्ट हो जाए, तुम्हारी हो जाए। चलो बताओ जल्दी। हाँ हाँ, विमेंस डे तुमने विश कर दिया, मैंने सुन लिया। थोड़ी सी तुम्हारी जीके टेस्ट कर लेते हैं, पूछ लें, बताओ। बताओ जल्दी से, जीके टेस्ट कर लें तुम लोगों की। वेरी गुड प्रियांशु। चलो जीके टेस्ट करते हैं, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। चलो बताओ, फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर कौन थे? फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर, बताओ जल्दी। तुम लोग की जीके टेस्ट करते हैं आज। अभी बताएंगे, अभी तो 6 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा बात कर ले। मैम आपको चाय पीनी थी, आपने ब्रेक लेना था, इसलिए आप हमसे बात कर रहे हो। नहीं बेटा, मैं बहुत टाइम से आई जस्ट लव टू टेक लाइव क्लासेस, तो मिली है आज लाइव क्लास, थोड़ी बात। किरण बेदी एब्सोल्युटली राइट। अमित शर्मा, बट देखो कोई गूगल नहीं करेगा, गूगल अगर करेगा ना तो इमेजिन कर लेना कि नीट में ना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ, ठीक है। फर्स्ट फीमेल आईएएस ऑफिसर, बताओ जल्दी। फर्स्ट फीमेल आईएएस ऑफिसर। आईपीएस एकदम करेक्ट है किरण बेदी जी, बिल्कुल। फर्स्ट फीमेल आईएएस ऑफिसर। मैम आप लाइव क्लास लिया करो, लेंगे पर्ल सिंह, लेंगे बेटा। मुझे लास्ट टाइम पता है केमिकल बॉन्डिंग में, तुम देखना, केमिकल पीरियोडिक टेबल तो मैंने लगभग पूरा लाइव दिया था, लिया था, तो काफी बच्चों ने बोला था नहीं मैम प्लीज नहीं लेना ऐसे, हम लोग का रिकॉर्डेड बैच है, ये वो इतना वो स्पैम होता था, फिर मैंने वापस रिकॉर्डेड ही दिया इस बार। नहीं कर रहे, मुझे नाम नहीं मिला। किरण बेदी फर्स्ट आईपीएस है बच्चे, आईएएस पूछ रही हूं मैं, आईएएस। भूल गए? कल्याणी बिसन नहीं, डॉली मैम नहीं, डॉली मैम वांट्स टू बी, डॉली मैम नहीं है। यस, के नहीं। वेरी गुड मोहम्मद अफान, अन्ना राजम मल्होत्रा, एब्सोल्युटली राइट बेटा, एब्सोल्युटली राइट। चलो, फर्स्ट फीमेल, फर्स्ट फीमेल जिन्होंने माउंट एवरेस्ट का समिट किया, फर्स्ट फीमेल जिन्होंने माउंट एवरेस्ट का समिट किया, बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। मैं बताऊंगी, अवनीश सर नहीं तुम्हारी कंप्लेन करेंगे एमआर सर से। यस, फर्स्ट फीमेल जिन्होंने माउंट एवरेस्ट का समिट किया। यस, वेरी गुड, वेरी गुड विमल, बचेंद्री पाल, एब्सोल्युटली राइट, बचेंद्री पाल, एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, फर्स्ट फीमेल पायलट, फर्स्ट फीमेल पायलट जिन्होंने सोलो फ्लाइट की उड़ान ली थी। यस, बताओ। चाय तो अभी हमारी गर्म है बहुत, हम ठंडी चाय पी लेंगे। यस, ये देखो कैटरीना कैफ, नालायको। कुंजन सक्सेना नहीं, जानवी कपूर बेटा पिक्चर है वो, कभी कभी जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, पर्दे के पीछे की कहानी बहुत अलग होती है। नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। कल्पना चावला, कल्पना चावला इज द फर्स्ट फीमेल जो स्पेस में गई थी, नालायकों। गंगूबाई, नालायकों। यस, नो वन, कोई तो होगी। यस, हरिता कौर दियोल, ले आओ, ठीक है। यस, तो बेटा
हर सेक्टर में। आज हमारी एक वीडियो भी अपलोड होगी कंपटीशन वाला चैनल पे। मैक्सिमम बच्चों के कमेंट्स आने चाहिए, यकीन बात से, क्योंकि आज मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। आई थिंक वीडियो आ चुकी होगी, तो जितना ज़्यादा उसको जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो, जितने ज़्यादा कमेंट्स कर सकते हो, उस पर करना बेटा। क्योंकि पता है मेन प्रॉब्लम क्या है, मैं आज इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ आप लोगों से, तो कर लेते हैं रानी लक्ष्मीबाई नहीं, ठीक है, हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो बेटा पता है मेन प्रॉब्लम क्या है कि इक्वालिटी प्रॉपर नहीं है। सबसे पहली बात, जिनके पास राइट्स हैं उन राइट्स का वो प्रॉपर फायदा नहीं उठाते, जिनके पास राइट्स नहीं है उनके पास राइट्स नहीं है, उनके पास राइट्स नहीं है, उनको ऐसा लगता है हम कुछ कर नहीं सकते। तो जिनके पास राइट्स हैं वो फायदा नहीं उठा रहे, और लोग कुछ राइट्स का गलत फायदा भी उठा रहे हैं, वो भी गलत है, वो भी गलत है। क्लियर? तो यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले अपनी मेंटालिटी को बदलना है। हमारे समाज में दो तरीके के लोग हैं, और बिल्कुल देखने को मिलेंगे बेटा इस तरीके के लोग। आपने हमेशा देखा होगा लोग कितना प्रेज करते हैं, जितने भी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज होती हैं, जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल फीमेल्स होती हैं, जितनी भी बड़ी प्लेयर्स होती हैं, मीराबाई चानू हुई या कोई भी हमारे कंट्री की अंजुम चोपड़ा, क्रिकेट में कितना पहले वर्ल्ड कप तक जीतने की वो आई थी, स्मृति मंदाना अभी जो चल रहा है। लेकिन मतलब प्रॉब्लम कहाँ है, उसके लिए बेटा एक मोटिवेशन चाहिए होता है घर से, एक एप्रिसिएशन चाहिए होता है। तो हमें अपने घर में जो छोटी बहनें हैं उन्हें इनको अप्रिशिएट करना है, प्रमोट करना है, ठीक है, उनकी साइकोलॉजी को चेंज करना है। दूसरा बेटा, अगर वो एजुकेट होगी तभी वो कुछ कर सकती है। और अभी हमारा जो PW प्लेटफॉर्म है वहां पर आप देख सकते हो कि पढ़ाई कितनी सस्ती हो चुकी है। यही कोचिंग पहले कोटा जाना पड़ता था, वहां पे बहुत सारे पैसे देने पड़ते थे, तब वो कोचिंग हो पाती थी। लेकिन राइट नाउ हर बच्चे के पास मौका है। वो जो डायलॉग ना, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो डिजर्विंग होगा। तो उसी तरीके से बेटा, उसी तरीके से जो लड़कियां हैं, अगर आप चाहते हो, जो अभी भी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर फीमेल को राइट नहीं है कि वो घर से बाहर निकलकर अच्छे स्कूल में पढ़ने जाए। मैंने वो टाइम देखा है जब एक घर में पढ़ने वाला लड़का पढ़ रहा है कॉन्वेंट स्कूल में और लड़की पढ़ रही है गवर्नमेंट स्कूल में। वाई? लड़के के ऊपर इन्वेस्टमेंट है, क्यों? क्यों? पढ़ जाएगा, लिख जाएगा, कुछ बन जाएगा, दहेज अच्छा आ जाएगा। और लड़की पढ़ा के भी फायदा क्या है, दहेज तो देना ही पड़ेगा। ये साइकोलॉजी रही है। हो सकता है आप में से कुछ इस साइकोलॉजी से अवेयर हो, कुछ इस साइकोलॉजी से अवेयर नहीं हो, बट उस मेंटालिटी को चेंज करना है। कैसे चेंज होगी? एक बार एक लड़की एजुकेट होगी, कुछ बनेगी, हायर पोजीशन अटेन करेगी, अपने राइट्स को लेकर अवेयर होगी, और वो समझ पाएगी कि उसके साथ क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, वो आइडेंटिफाई कर पाएगी और वो अपने लिए सही स्टेप ले पाएगी। तो वो जो चलता है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो सही है एकदम। आपको सेव अगर करना है लड़कियों को तो उनको सबसे पहले पढ़ाना पड़ेगा। पढ़ाओगे फिर वो कुछ बनेगी, बनेगी तो वो इंडिपेंडेंट होगी, और वहां पर उसे किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं होगी, किसी के पिलर की जरूरत नहीं होगी, वो इंडिपेंडेंट होगी। क्लियर? तो अगर आप चाहते हो बेटा, और इस मेंटालिटी को चेंज करने में टाइम लगेगा, लोग नहीं मानते आज भी कि बराबर है, आज भी लड़का चाहिए लड़की नहीं चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजी बनी हुई है। और कुछ हमारे रिचुअल्स ऐसे हैं कि लड़की बोझ लगती है। लेकिन आज भी पेरेंट्स फील कर रहे होंगे और आगे भी करेंगे कि अगर आप एजुकेट करोगे उसे, वो कुछ बन सकती है और वो कुछ आपके लिए भी कर सकती है। ठीक है? तो उनको इक्वल तो मानना ही है। ऐसा पर्टिकुलर जगह नहीं होता, ये हर जगह देखने को मिलता है। ठीक है? तो बिल्कुल बेटा, आज वुमेन्स डे पे आज सभी बच्चों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आज हर बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस चैनल के बारे में, इस PW प्लेटफॉर्म के बारे में, जहां पर इतनी कम रेट्स में आप एक IIT और एक नीट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, तो उन्हें अपडेट करो। वहां जहाँ 3-4 लाख लगते थे वहां 4,000 लग रहे हैं। अगर वो जान जाएंगी, वो पढ़ लेंगी, इतनी डेडिकेटेड गर्ल्स होती हैं, वो पढ़ लेंगी, वो कुछ बन जाएंगी। तो आज हर एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो अपने कजन्स हो, चाहे वो अपने कहीं पे भी जहाँ उनको लगता है कि तुम्हारे घर में जो काम करने वाली फीमेल्स आती हैं उन्हें अवेयर करना है, उनकी बेटियों को अवेयर करना है, उनको बताना है कि यूट्यूब पे एक ऐसा चैनल है जहाँ पर वो फ्री में उस अपनी बच्ची को पढ़ा सकते हैं, उन्हें इतना पैसा नहीं देना पड़ेगा, जिससे उन बच्चियों को फायदा होगा फ्यूचर के लिए। करोगे इतना तो कर सकते हो। एंड इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानना है।
इट्स नॉट अबाउट कि या मैम आप पीडब्ल्यू का प्रमोशन कर रहे हो, नहीं नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि वो फोन जो आज आपके पास अवेलेबल है, जिससे आप अपना इतना फायदा कर रहे हो, ऐसे कितने बच्चे होंगे जो अपडेटेड नहीं हैं कि हाँ यार यूट्यूब पे कोई ऐसा चैनल है जिससे वो फ्री में पढ़ सकते हैं, फ्री में पढ़ सकते हैं, उसी लेवल की पढ़ाई कर सकते हैं जिसके लिए हमें डॉक्टर और आईआईटीएन बनना होता है। तो क्यों ना उन्हें अवेयर किया जाए। तो आपके घर में जो मेड्स आती हैं काम करने के लिए, या आपको लगता है कि ये जो भी है, आपको लगता है कि यार इनको हम अपडेट कर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं मजदूरी पे लगा दिया जाता है, चाइल्ड लेबर बहुत कॉमन है, उन्हें पता ही नहीं उनके लिए क्या सही है क्या गलत, उनके साथ गलत भी होता तो कोई देखने वाला नहीं होता, उनको भी नहीं पता होता कि हमारे साथ गलत हो रहा है। क्यों नहीं पता होता, उन्होंने बचपन से वही देखा है। तो अगर वो एजुकेट होंगे तो वो कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसको लग रहा हो, जिसको लग रहा हो यार क्या फालतू बातें, मत करना कुछ, लेकिन जिसको लगता है कि नथिंग रॉन्ग इन दैट, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपकी अगर किसी से बात होती है, अगर वो आपके घर में काम करने आते हैं, उनको बस अपडेट करना है कि भाई आप अपनी बच्ची को फ्री में पढ़ा सकते हो, आप उसको वो चैनल क्लियर बता सकते हो जिससे वो पढ़ सकता है। इट्स नॉट अबाउट कि आप पीडब्ल्यू, उसको बस बताओ कि आप पढ़ सकते हो यूट्यूब से भी, इतना काफी है। नाम तो लेना ही नहीं है कौन सा चैनल, ठीक है, वो आपकी इच्छा है। बिल्कुल, विलेज में तो बहुत कुछ होता है बेटा, उसी को अगर बदलना है तो आज हम लोगों को अपनी मेंटालिटी बदलनी पड़ेगी। सबसे पहले इक्वल मानना पड़ेगा, इक्वल राइट देना पड़ेगा, तब जाकर। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम मेल्स के साथ ही है, फीमेल्स में भी आपको दिखेगा, एक फीमेल फीमेल को आगे नहीं बढ़ने देगी, बट उसी को तो बदलना है, एक दूसरे को प्रेस करना है, अप्रिशिएट करना है। और अप्रिसिएशन और मोटिवेशन एक ऐसी चीज होती है ना बेटा कि कोई भी कुछ भी अचीव कर सकता है, ठीक है। चलो बेटा आ जाए ट्रैक पे, आज तो बहुत बात हो गई तुम लोगों से। चलो बेटा आज ट्रैक पे आ जाते हैं। लास्ट में आपको एक पोयम सुना देंगे, ठीक है, वन ऑफ माई फेवरेट पोयम, पिंक मूवी सबने देखी होगी, ठीक है, तो बस वही पोयम मैं आज आपको सुना देती हूँ। यस, जल्दी से देखो बेटा। चलो ऐसा करते हैं, अब जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं, अब जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं उन्हें हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, 6 और क्वेश्चन, फिर बाकी सारे होमवर्क मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। जल्दी से देखो बेटा, पहला कॉम्प्लेक्स हमसे पूछा था कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसा है। इस क्वेश्चन में सिंपली क्या करना था, हमें देखना था कि किसका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp3d2 आएगा, क्लियर। तो यहाँ पर हमें ये पता है कि आयरन के बाद वालों के लिए अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करता है। अगर अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करता है तो पेयरिंग होगी, पेयरिंग होगी तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो बेटा, क्या था 3d8 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या आया बेटा 3d8। अब ये जो अमोनिया है यहां पर ये किसका काम करेगा, यहां पर अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते हैं तो यहां पर हमसे पूछा था कि इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर देगा और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो सिंपली हाइब्रिडाइजेशन निकालना है बेटा। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कर लोगे बेटा और जल्दी से आंसर निकाल के बता दो अब इसका क्या आंसर आएगा, जल्दी से बता दो क्या आंसर आएगा। यस, डी नहीं, यस बेटा जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है यहाँ पर। क्लियर क्लियर, 3d8 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3d8 8 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर, इलेक्ट्रॉन्स को भरने के बाद हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आएगा, बाहर के d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे और इसका आंसर आ जाएगा sp3d2 एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, रेड प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड when ethanol solution of dimethyl glyoxym is added to ammonical nickel. Clear? Which of the following statement is not true? बेटा निकल DMG एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है कब, ये लैब में आप प्रैक्टिकल में पढ़ते, अगर आप स्कूल जाते 12th क्लास का ये प्रैक्टिकल होता है निकल DMG का। क्लियर, रेड प्रेसिपिटेट बनता है निकल DMG कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म होता है। इथेनॉल सॉल्यूशन, अल्कोहल में हम क्या मिक्स करते हैं बेटा, डाइमिथाइल ग्लाइकोजेम। ये एक हमारे पास लीगेंड होता है
क्लियर? जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है अमोनिकल निकल के साथ तो उस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। वो जो कॉम्प्लेक्स होता है उसकी स्ट्रक्चर मैं आपको बता देती हूँ बेटा, दैट इज निकल। क्लियर? यहाँ पे इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है यहाँ पर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ। क्लियर? अब ये जो हमारे पास नाइट्रोजन है दैट इज अटैच्ड विथ डाइमिथाइल ग्लाइकोजेन CH3, CH3। क्लियर? इसके यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन होती है, इस नाइट्रोजन पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर एक H+ जाएगा, O- बनेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा दूसरे कॉम्प्लेक्स के साथ। और ये वाला जो नाइट्रोजन है इसके पास भी क्या अवेलेबल है, OH अवेलेबल है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा इधर वाले कॉम्प्लेक्स के साथ। कैसे बेटा, इधर भी ये इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है N डबल बॉन्ड C CH3, यहाँ पर प्रेजेंट है OH, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, यहाँ पर प्रेजेंट है ये N डबल बॉन्ड C CH3। इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है बेटा, ये आपको लर्न करना है, ये एनसीईआरटी में मेंशन है। याद क्या रखना है बेटा, ये जो कॉम्प्लेक्स होता है रेड वाइन कलर के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, स्क्वायर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होती है, DsP2 इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्लियर? ये इसका शेप होता है, तो इसे आप चाहो तो नोट्स में ऐड कर सकते हो। ये 12th का आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते तो आप इसको जरूर पढ़ते। निकल जो होता है यहाँ पर डाइमिथाइल ग्लाइकोजेन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो कॉम्प्लेक्स बनता है, ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी +2 आती है, 3d8 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, 3d में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है क्योंकि डाइमिथाइल ग्लाइकोजेन एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करता है। तो यहाँ पे पेयरिंग करने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स को भरने के बाद यहाँ पर जो 4 ऑर्बिटल हमें मिलते हैं, तो एक डी का होता है, एक एस का होता है, 2 पी के होता है, DsP2 इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है। तो देख लो बेटा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें से पूछा था कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो पहले इसने बोला रेड कॉम्प्लेक्स है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है, बिल्कुल करेक्ट है। कॉम्प्लेक्स है सिमेट्रिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। रेड कॉम्प्लेक्स है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये इनकरेक्ट है बट हमारा आंसर ये करेक्ट है। डाइमिथाइल ग्लाइकोजेन फंक्शंस एज बाइडेंटेट लिगेंड, बिल्कुल उसकी 2 डेंटिसिटी 2 होती है, हमने इसको डिस्कस किया था जब हमने बाइडेंटेट लिगेंड्स डिस्कस किए थे। क्लियर? क्या हुआ बेटा, 24 वाले में अगर पेयरिंग भी हो, एक बच्चा लिख रहा था कुछ, करते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑफ D6 कैटायन, ये बेटा डेल O था, ये CFSE को रिप्रेजेंट कर रहा था, डेल O। लो स्पिन D6 बोला है, ठीक है, क्या बोला बेटा, लो स्पिन D6। लो स्पिन D6 का मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा, T2G6 Eg0। तो यहां से हमें क्या पूछा है, उस कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE क्या हो जाएगी, CFSE निकाल लेते हैं। -0.4 इंटू 2 + 0 तो कितना आ गया, -2.4 + 3 पेयर्स आएंगे, तो ये 2 पेयर 1 पेयर 1 पेयर कॉम्पिटिशन से बाहर, करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन बी। देख लो बेटा एक बार ध्यान से, क्या हो गया बेटा 24 में, शैलिनी रानी, क्या हुआ बेटा, दिक्कत क्या है 24th क्वेश्चन में, यस हमसे पूछा था कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन सा बनेगा, कैसे बताओगे बेटा, क्या दिक्कत आई क्वेश्चन नंबर 24th में। यस ये ज्यादातर फ्रेशर है, ड्रॉपर नहीं है शायद, क्या, यस बेटा क्या दिक्कत है 24 में, यस बेटा बोलो। बेटा ऑक्सीडेशन नंबर +3 वालों के लिए अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, +2 वाले के लिए अमोनिया वीक लिगेंड है बेटा। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 वालों के लिए आयरन के बाद जितने भी मेटल्स होते हैं उनके लिए अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, रेस्ट +2 वालों के लिए बेटा वीक लिगेंड है। क्लियर? पैरामैग्नेटिक कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना 3D के अंदर, पेयरिंग नहीं होगी बेटा, इसमें पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है,
निकल जब +2 में होगा तो अमोनिया इसके लिए वीक लिगेंड का काम करेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द कॉम्प्लेक्स विल हैव हाउ मैनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर। देख लो बेटा एक बार, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कर दो। हाँ, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कर दो। क्या आंसर होगा बेटा? बना बना के देखो, कल हमने ये कॉम्प्लेक्स डिस्कस किए थे। यस, कल हमने डिस्कस बेटा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। हर्षा, यस, कैसा कॉम्प्लेक्स है ये? MABCD टाइप कॉम्प्लेक्स है। बोल सकती हूं बेटा क्योंकि ये चारों के चारों लिगेंड्स कैसे हैं? मोनोडेंटेट हैं। अगर चारों के चारों मोनोडेंटेट हैं तो क्या होगा बताओ जरा? बताओ जरा, बताओ जरा। नहीं बताया था? एक बार ए के साथ बी ट्रांस में ले लेना, एक बार ए के साथ सी और एक बार ए के साथ डी, तो बस बन जाएंगे बेटा। सेंट्रल मेटल एटम हो गया प्लेटिनम, एक बार पिरिडीन के साथ हमने ले लिया ट्रांस में अमोनिया, ठीक है। एक बार हमने पिरिडीन के साथ ट्रांस में ले लिया ब्रोमीन, और एक बार हमने पिरिडीन के साथ ट्रांस में ले लिया क्लोरीन। तो बचे हुए लगा दो बेटा चारों। जब पिरिडीन आ गया, अमोनिया आ गया, तो बचा क्या? ब्रोमीन क्लोरीन। पिरिडीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, तो बचा क्या? अमोनिया क्लोरीन। ये बन गए 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कल यही तो लिखवाया था बेटा, पिरिडीन आ गया, क्लोरीन आ गया, ये आ गया अमोनिया ब्रोमीन। याद आया बेटा? कल ही डिस्कस किया था ये। कॉफी नहीं है बेटा, टी है, टी। हमारा नाम है टीचर, तो ये हमारी क्वालिटी होती है, हम चाय पीते ही पीते हैं, ठीक है। पता बेटा, आंसर आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, हमसे पूछा है ये किस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल हैं। तो देखो बेटा ध्यान से, क्या दिया? CONH3 होल 6 CrCN6, CrNH3 होल 6 COCN6। बताइए जरा दोनों किस तरह के आइसोमेरिज्म को शो कर रहे हैं? जल्दी से बताइए। यहां पर क्या एक्सचेंज हो रहा है? सिंपल, जब जब कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन दे रखा हो, यहां पर इंटरचेंज हो रहा है लिगेंड्स का। अमोनिया अमोनिया, साइनाइड साइनाइड। कुछ बच्चों को लग रहा होगा मैम आप ऐसे लिखवा दो ना, सेंट्रल मेटल एटम चेंज हो रहा है, लिख सकते हैं। क्लियर? सो करेक्ट आंसर विल बिकम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन कंपटीशन से बाहर, क्यों? आयनाइजेशन स्फीयर में कुछ है ही नहीं। लिंकेज कंपटीशन से बाहर, क्यों? क्योंकि एम्बीडेंटेट लिगेंड है साइनाइड, लेकिन क्या यहां पर एनसी लिखा? नहीं। ज्योमेट्रिकल ना जी, 2 एक साथ दे दिए। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ Cr+2Mn+2Fe+2Co आर दिस। इनमें से किसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर मिनिमम होगा? बताओ। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर मिनिमम होने के लिए क्या होना चाहिए बेटा? मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मानते हो नहीं मानते? तो इनमें से जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे कम होंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ जरा, ये क्या हो गया? 3d5 4s1, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3d4। H2O is a weak ligand, no pairing, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां पर मैग्नीज +2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2, 3d5 अमोनिया, वाटर इज अ वीक लिगेंड, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां पर आयरन +2, 3d6 4s2, वाटर इज अ वीक लिगेंड, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट कोबाल्ट +2, 3d7 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 7 1 2 3 4 5 6 7, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बता दो जरा बच्चों क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे? जल्दी से बता दो यार, 29th क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है एकदम? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हाँ जी बेटा जी, एमआर सर की क्लास 1 बजे है, हमने सुन लिया, बस छोड़ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, बाकी सारे होमवर्क है, ठीक है।
ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन विच इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, क्या होने चाहिए? ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड होने चाहिए। दैट मीन्स कि यहां पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ठीक है जी, कोनो दिक्कत नहीं। देख लो यार, कोबाल्ट यहां पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। 3d7 4s2 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। 3d6 ये वीक लिगेंड है, नो पेयरिंग, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कंपटीशन से बाहर। Na की ऑक्सीडेशन स्टेट +2i, क्लोरीन वीक लिगेंड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कंपटीशन से बाहर। NiCN4 Na+2 ऑक्सीडेशन स्टेट 3d8 4s2 और साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग होगी, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन सी। देख लो जी बेटा जी, क्लियर है एकदम? तो हमारी क्लास यहां खत्म नहीं होती है, क्योंकि बेटा ये जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये सारे क्वेश्चन होमवर्क हैं और ये आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है बेटा? तो कल हम मिलेंगे इन क्वेश्चंस के साथ। टोटल क्वेश्चन 66 हैं, 30 हम कर चुके हैं, 36 आपको करने हैं। कल हम जल्दी से सबको डिस्कस करेंगे। क्लियर? हाँ, मैं आपको एक पोएम सुनाऊंगी। ठीक है? अभी जल्दी से सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों के परफॉर्मेंस की वजह से मैं एक और PYQ सेशन ले रही हूँ। जो आज पढ़कर नहीं आए थे वो आज क्लास पढ़कर आ लेना, नोट्स रिवाइज करके आना। ठीक है? कल हम डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चंस को। इस PYQ सेशन की इंपॉर्टेंस को समझो बेटा। अपने मार्क्स मुझे आज भेजना। ठीक है? 30 में से कितने करेक्ट है कितने नहीं। 29 क्वेश्चन है क्योंकि एक मिसिंग है। कल की क्लास में भी PYQ होगा, ये ध्यान रखना, और कल की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? ठीक है? नहीं, देयर इज नो सॉन्ग। मैंने बोला था मोटिवेट करने के लिए मैं एक पोयम गाऊंगी, तो वो सभी गर्ल्स के लिए। ठीक है? और आपकी छोटी सिस्टर्स के लिए, आपकी मदर के लिए, आपकी सिस्टर के लिए, जिसको आप आज मोटिवेट करोगे। ठीक है? क्लियर? यस। सुना दे जल्दी से, सॉन्ग तो नहीं सुनाऊंगी। डाउट सेशन कल है, डाउट सेशन कल है। कल डाउट्स ही लूंगी बेटा, कल डिटेल में सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगी, कल डाउट्स लूंगी मैं, और कल वाले जो क्वेश्चन अपने पेंडिंग है। क्लियर? यस। अगर कोई लाइन मिसिंग हो जाए तो भूल चूक माफ। 28 करेक्ट बेटा, मार्क्स बाद में। ठीक है? मैम बोर्ड क्यों काट दिया? बोर्ड कहाँ काटा है? ये सारे क्वेश्चन होमवर्क है। ठीक है? यस बेटा। टू ऑल द गर्ल्स, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। ये तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है, चरित्र जब पवित्र है, तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। यस? ठीक है? लास्ट पैरा और भी अच्छा है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कप कपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। ऑल द वेरी बेस्ट। और आज आप लोगों ने मुझसे एक प्रॉमिस किया है कि आप अपनी घर की फीमेल्स को बहुत मोटिवेट करोगे, अप्रिशिएट करोगे। क्लियर? बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है, हेयर क्यों कट की है? मर्जी मेरी, मर्जी मेरी, मेरे बाल, नलायकों। चलो ठीक है बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट and happy Women's Day to all of your mothers, to all of your grandmothers, to all of your sisters, clear, to all of your daughters. daughters वाले कम होंगे। ठीक है? All the very best बच्चों, thank you, stay motivated.